ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो अगर हम वायरलेस की बात करते हैं तो हमने बात कर ली थी कि वायरलेस क्या होता है। ठीक है, वायरलेस में हमने बात करी थी कि एपी क्या होता है, एक्सेस पॉइंट। हमने बात की थी कि बीएसएस क्या होता है, बीएसएस आईडी क्या होती है। ठीक, हमने और क्या बात करी थी, कोई बता सकता है? हमने एडहॉक नेटवर्क के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, और हमने बात कर ली थी कि वायरलेस में और कौन कौन से नेटवर्क्स होते हैं। ठीक, हमें स्टार्ट क्या करना था, हमें स्टार्ट करना था कि वायरलेस का आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, और हमें बात करनी थी वायरलेस की सिक्योरिटी। आज हम शायद इसी में बारे में बात कर पाएंगे कि वायरलेस का आर्किटेक्चर और वायरलेस की सिक्योरिटी कैसे काम करती है। इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, फिर ऑटोमेशन और फिर एचडी। फिर आपकी यही टॉपिक रह जाएंगे, उसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं वायरलेस आर्किटेक्चर से। तो देखो, अगर आपको याद होगा कि मैंने आपको पहले एक स्ट्रक्चर पढ़ाया था, कौन सा, टू टायर और थ्री टायर आर्किटेक्चर पढ़ाया था। ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि मान लो ये आपके एंड डिवाइस है। ठीक है, और ये आपके एक्सेस डिवाइस है। एक्सेस डिवाइस के ऊपर क्या लगा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच। ठीक है, ये आपके पीसी है, पीसी 1, पीसी 2, पीसी 3 और पीसी 4। ये आपका एक्सेस राउटर 1 है, ये एक्सेस राउटर 2 है जो लेयर 2 है, और ये आपका लेयर 3 है, क्या, एमएलएस। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन लेयर हो गया, और ये क्या हो गया आपका, एक्सेस लेयर। ठीक, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन लेयर है, ये आपका एक्सेस लेयर है। तो ये जो स्ट्रक्चर था, ये कौन सा स्ट्रक्चर था, टू टायर। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाया है, कौन सा स्ट्रक्चर है, टू टायर स्ट्रक्चर। जहाँ पे आपके जितने भी एंड डिवाइस होते हैं वो एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट होते हैं, और एक्सेस पॉइंट किससे कनेक्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, इसी तरीके अगर आपने ऊपर क्या लगा दिया यहाँ पे, राउटर। तो ये आपका एक्सेस लेयर, ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, और यहाँ पे जहाँ पे आपने राउटर लगा रखा है, और राउटर किससे कनेक्टेड है, आपके आईएसपी से। ये क्या है आपका, कोर लेयर। तो अगर आप कोर लेयर भी अपने स्ट्रक्चर में ऐड कर लेते हो तो फिर ये क्या बन जाता है आपका, थ्री टायर आर्किटेक्चर। ठीक, अगर कोर लेयर ऐड नहीं होता तो वो टू टायर होता है, और अगर कोर लेयर भी ऐड हो जाता है तो वो कौन सा टायर हो जाता है, थ्री टायर। ठीक, ये हमारा कैसा स्ट्रक्चर था, इंटरप्राइज नेटवर्क का स्ट्रक्चर था। ठीक है, पर अब हमारे नेटवर्क में हमारे पास वायरलेस डिवाइसेस भी आ गई हैं। ठीक है, वायरलेस डिवाइस में आपका, मैंने बताया था आपके एपी भी काम करते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि एपी दो तरह के होते हैं, एक आपका लाइट ऑटोनोमस एपी होता है, और एक आपका क्या होता है, एल ई आई जी एस टी होता है, एल ई आई लाइट वेट एपी। ठीक है, ऑटोनोमस एपी और लाइट वेट एपी में डिफरेंस ये होता है कि ऑटोनोमस एपी में आपको सब कुछ खुद मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना होता है। ठीक है, कि किसकी क्या रेंज रखनी है,
क्वालिटी ऑफ सर्विस की कॉन्फ़िगरेशन हो गई या रेडियो फ्रिक्वेंसी हो गई, जहाँ पे आपको हर चीज़ खुद मैन्युअली सेट करनी पड़ेगी। ठीक है? यहाँ पे क्या है, आपको हर चीज़ कैसे करनी पड़ेगी ऑटोनोमस एपी पे, मैन्युअली कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। ठीक है? पर लाइट वेट एपी में क्या होता है, आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन अपने आप कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ऑटोनोमस एपी, मान लो अगर आपके नेटवर्क पे 500 एपी लगे हैं, तो 500 एपी को आपको खुद मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, सारी कॉन्फ़िगरेशन खुद से करनी पड़ेगी, जो एक बिग हमारे लिए बड़ा टास्क बन जाएगा। ठीक है? लाइट वेट एपी में क्या आता है, सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं करनी होती। यहाँ पे एक और डिवाइस होता है जिसका नाम होता है डब्ल्यूएलसी। डब्ल्यूएलसी क्या होता है? वायरलेस कंट्रोलर। वायरलेस कंट्रोलर क्या होता है? वायरलेस कंट्रोलर पे हम क्या करते हैं, वायरलेस कंट्रोलर के थ्रू एपी के ऊपर सारी कॉन्फ़िगरेशन मैन्युअली थ्रो कराते हैं। ठीक है? अब ये पता नहीं कौन आ गया, आईटी नॉक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम दो तरह की एपी की बात की, एक ऑटोनोमस एपी, एक लाइट वेट एपी। ऑटोनोमस एपी में कॉन्फ़िगरेशन आपको मैन्युअली करनी पड़ती है, और लाइट वेट एपी पे क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन आपको मैन्युअली नहीं करनी पड़ती। एक डिवाइस होता है डब्ल्यूएलसी, जो आपके लाइट वेट एपी पे सारी कॉन्फ़िगरेशन थ्रो कराता है। ठीक, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो बुक में। ये आईटी नॉक करके कौन है भाई? लगी हुई है, तो वायरलेस सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, याद दिला दिया करो भैया। चालू है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, डब्ल्यू। WEP का फुल फॉर्म होता है वायर्ड इक्विवेलेंट सिक्योरिटी। WEP is a method to make a wireless link more like equivalent और wireless connection। कह रहा है WEP क्या करता है, RC4 चाइपर एल्गोरिथम यूज करता है to make every wireless data frame private and hidden from eavesdropper। The same algorithm encryption data at the sender and decrypt at the receiver। मतलब WEP आपके सेंडर साइड से भी यूज होगा और आपके रिसीवर साइड से भी क्या होगा, WEP। WEP की मदद से आप डेटा क्या कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो। ये वाला पैराग्राफ पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। WEP की जो थी आपकी, वो 40 से लेके 104 बिट लॉन्ग थी। जो WEP की है वो 40 से लेके कितनी बिट लॉन्ग है, 104 बिट लॉन्ग। किस में रिप्रेजेंट होता है, 10 से लेके 26 हेक्साडेसिमल डिजिट्स में रिप्रेजेंट होता है। कह रहा है ऐसा रूल ऑफ थंब, लॉन्गर की ऑफर मोर यूनिक बिट फॉर द एल्गोरिथम। जितनी लंबी की आप बनाओगे उतना ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड होगा। रिजल्टिंग इज मोर रॉप्टेड इंक्रिप्शन, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रिप्शन चाहिए थी। WEP case, that is because WEP was defined in the original 802.11 standard in 1999। मतलब जो आपकी WEP ऑथेंटिकेशन जो आई थी, वो आई थी 1999 में। ठीक है। एवरी वायरलेस अडेप्टर कैन बिल्ट विद इंक्रिप्शन हार्डवेयर स्पेसिफिक। ज़्यादातर सब जितने भी वायरलेस अडेप्टर थे वो सब इस हार्डवेयर इंक्रिप्शन को सपोर्ट करते थे। 2001 में इस इंक्रिप्शन में क्या हुआ, कुछ डिसएडवांटेज हो गए। डिसएडवांटेज मतलब देखो क्या होता है, आपको पता है नेटवर्क जैसे जैसे बनता है, हैकर्स भी बनते हैं, है ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो WEP इंक्रिप्शन हम यूज़ कर रहे थे वो हमारी वीक होने लगी। ठीक है। ऐसा नहीं था इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं थी, सिक्योरिटी थी, पर इसमें प्रॉब्लम ये हो गई कि ये इंक्रिप्शन लोगों ने ब्रेक करना सीख लिया, और आपकी WEP क्या हो गई, बाय 2004 में 802.11 अबेंडेंट ने क्या करा, इसको यूज करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। WEP के बाद एक और ऑथेंटिकेशन प्रोसेस आया जिसको बोलते हैं 802.1 EAP।
अब 802.1 EAP भी यूज हुआ। 802.1 EAP यूज क्या करता है, आपका एक सप्लीकेंट होता है, एक ऑथेंटिकेटर होता है, एक क्या होता है ऑथेंटिकेट सर्वर। तो जो आपका एंड डिवाइस है उसको ये सप्लीकेंट बोल रहा है, जो आपका एपी है जो आपके WLC से कनेक्टेड है उसको क्या बोल रहा है ऑथेंटिकेटर, और यहाँ पे क्या है आपका सर्वर। कह रहा है सप्लीकेंट द क्लाइंट डिवाइस दैट इज रिक्वेस्टिंग एक्सेस। अब क्लाइंट को एक्सेस किसका चाहिए, WLC का, तो वो रिक्वेस्ट भेजेगा। द नेटवर्क डिवाइस दैट प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द नेटवर्क यूजुअली अ वायरलेस लैन कंट्रोलर, मतलब वायरलेस कंट्रोलर का एक्सेस जो प्रोवाइड करेगा वो ऑथेंटिकेटर है। और जितने भी यूजर नेम पासवर्ड बनेंगे वो सारे यूजर नेम पासवर्ड जाके किस पे बन जाएंगे, ऑथेंटिकेशन सर्वर पे। द डिवाइस दैट टेक यूजर और क्लाइंट क्रेडेंशियल और परमिट और डिनाई रिक्वेस्ट बेस्ड और नेटवर्क बेस्ड एक्सेस बेस्ड और यूजर डेटा बेस्ड पॉलिसी रेडियस सर्वर। ये क्या हमारा जितना भी डेटा जो भी आपको यूज़र नेम पासवर्ड बनाने हैं वो सारे यूज़र नेम पासवर्ड अब इस पे बनेंगे। और ये डिवाइस क्या करेगा, जब भी रिक्वेस्ट भेजेगा यहाँ से, तो रिक्वेस्ट सबसे पहले आपके किसके पास आएगी, एपी के पास। एपी क्या करेगा, आपके सर्वर को भेजेगा। सर्वर पहले ऑथेंटिकेट करेगा, ऑथेंटिकेट करने के बाद ही आपके WLC का आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है। अब ये लीप है, ये ई फास्ट है। ठीक है। ये सब ना, ये सब मेथड्स हैं जो जो आपके 802.1 ऑथेंटिकेशन थी उसको अपडेट करने का काम करते थे। ठीक है। ये आपका EAP TLS, ये सब क्या, ये प्रोसेस है। ठीक है। अब मैं बात कर लेंगे इसकी, इससे पहले बात करते हैं यहाँ पे देखो, जो ऑथेंटिकेशन हम यूज़ करने जा रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, वो ऑथेंटिकेशन है WPA 2 और WPA 3। ठीक है। यहाँ से पढ़ना भाई। The Wi-Fi appliances introduced the first generation WEP certification known as simply WPA or WPA and not WPA 1। मतलब जो पहली वाईफाई एप्लीकेशंस आई जिन्होंने WPA सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया उसको हम बोलते हैं WPA। ठीक है। कह रहा वाइल IEEE 802.11 आई abundant फॉर बेस्ट प्रैक्टिस सिक्योरिटी मेथड was still being developed। सबसे बेस्ट मेथड डेवलप हुआ था। WPA was based on the part of 802.11 and include 802.1 authentication, जो TKIP को यूज़ करता था। मतलब जो आपका WPA था वो TKIP को यूज़ करता था। इसके बाद कुछ नए चेंजेस हुए, WPA 2 आया और WPA 2 सर्टिफिकेशन मतलब वर्जन 2 जो आया वो यूज़ करता था AES और CCMP एल्गोरिदम को। ठीक। इसके बाद इसको भी चेंज करा गया और आपका वाईफाई एप्लीकेशन इंट्रोडक्शन हुआ, मतलब WPA वर्जन 3। और WPA वर्जन 3 यूज़ करता था गैलीलियस काउंटर मोड प्रोटोकॉल। तो अभी जो लेटेस्ट चल रहा है अभी, वो चल रहा है WPA 3, जो उसको यूज़ कर रहा है आपके गैलियस काउंटर मोड प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहा है ऑथेंटिकेशन के लिए। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये TKIP और ये AES CCMP और ये क्या पे। ठीक है। कह रहा है वायरलेस प्राइवेसी एंड इंटीग्रिटी मेथड। तो सबसे पहले TKIP आया था ड्यूरिंग द टाइम व्हेन WEP वाज एम्बेडेड इन द वायरलेस क्लाइंट। जब आपका WEP बना था, AP हार्डवेयर इट वाज नोन टू बी वल्नरेबल, मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ वीकनेस थी जो ब्रेक कर रहा था। तो बाद में हमने TKIP बनाया। TKIP जब डेवलप हुआ था तो आपको मैसेज इंटीग्रिटी चेक दे रहा था। ठीक है। आपको टाइम, मैक एड्रेस, सीक्वेंस नंबर, आपको मिक्सिंग एल्गोरिथम्स वगैरह यूज़ करके सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है। बट बाद में CCMP जब आया तो CCMP ने क्या करा, आपका काउंटर CBC मैक प्रोटोकॉल आया, जो क्या करता है आपके TKIP से ज़्यादा सिक्योर था। इसमें बस इसने क्या करा, आपकी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम AES यूज़ करने लगा। ठीक है। TKIP ऐसी कोई इंक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज़ नहीं करता था। और ये आपके MIC की जगह क्या यूज़ करने लगा, साइफर ब्लॉक चैनल मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, जिसका नाम है CBC मैक।
मैसेज इंटीग्रिटी के लिए ये दो अलग अलग चीज़ें यूज़ करने लगा जो TKIP यूज़ नहीं करता था। ठीक है, इसके बाद जब GCMP आया तो GCMP ने AES काउंटर मोड इंक्रिप्शन यूज़ करने लगा। AES को अपडेट करके AES काउंटर कर लिया, और जो मैसेज इंटीग्रिटी था आपका आपका जो मैसेज इंटीग्रिटी था CBC मैक हार्डवेयर, उसको अपडेट करके इन्होंने क्या यूज़ किया, गैलियस मेथड ऑथेंटिकेशन कोड। ठीक है, तो ये सब कैसे बनते हैं, इनके क्या कमांड्स होते हैं, आपको वो सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा GUI होगा। आपको एक डैशबोर्ड मिल जाएगा, उस पर आपको टिक करके ही कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ठीक है, तो बस आपको इसके नाम पता होने चाहिए कि WPA क्या होता है, WPA2 क्या होता है, WPA3 क्या होता है, और ये कौन सी इंक्रिप्शन और हैशिंग एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं। तो WPA1 आपके TKIP को यूज़ करता है, WPA2 आपके CBC मैक MIC को, और आपकी AES इंक्रिप्शन को यूज़ करता है। अगर आप GCMP में जाते हैं तो ये आपके AES काउंटर को और जी मैक ऑथेंटिकेशन कोड को यूज़ करता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ सिक्योरिटी के टर्म्स थे जो आपको वायरलेस में पता होने चाहिए। जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करोगे वायरलेस की, तो ये टर्म्स वहाँ पे आपको दिखेंगे। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यही था क्या आपका वायरलेस सिक्योरिटी। अब यहाँ पे आपका वायरलेस सिक्योरिटी खत्म हो गया है। ठीक है, इसके आगे अब कुछ नहीं है, इतना ही था वायरलेस सिक्योरिटी आपका। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो गया। देखिए, हमने बात की थी किसकी, प्लेन्स की बात कर रहे हैं। वैसे ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ प्लेन्स क्या होते हैं, पर मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। मेरे पास नोट्स में लिखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ वहाँ से। कहाँ चला गया यार, लिखा तो यही कहीं था, ट्रांसलेशन नंबर होगा है। देखो, ये क्या बता रहा है, धीरे धीरे हमें नेटवर्क में ना वर्चुअलाइजेशन भी यूज़ करनी थी। वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है, व्हेन डिवाइस इज डिप्लॉय ऑन द सर्वर और यू नीड अ हार्डवेयर डिवाइस फॉर दैट। मैं आपको समझा देता हूँ पहले मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। पहले हम वर्चुअलाइजेशन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो, आपको पता होगा जब आप प्रैक्टिकल में आपको कराता हूँ तो मैंने आपको बताया था कि हम प्रैक्टिकल किस पे करते थे ज़्यादातर, GNS पे। क्या GNS कोई हार्डवेयर था? कोई हार्डवेयर तो नहीं था, पर इस पे हम नंबर ऑफ राउटर्स लगा सकते थे, और नंबर ऑफ स्विच जितने भी हमें चाहिए, नंबर ऑफ PC जितने चाहिए वो सब हम यूज़ कर सकते हैं। देखो, अब मान लो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने क्या करा, मुझे एक कंपनी बनानी थी, मतलब एक कंपनी मैंने स्टार्ट करी, और मेरे पास क्या आया, मेरे पास एक प्रोजेक्ट आ गया। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट में लोग ने मुझसे क्या बोला कि भाई हमें एक कंपनी है, उस कंपनी में हमें 6,000 बच्चों को, मतलब 500, 6,000 तो बहुत ज़्यादा हो गया, हमें क्या है ना 500 बच्चों को ट्रेन करना है। और 500 बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए आपको ना एक उन सबको डिवाइस देने पड़ेंगे, जिसमें मान लो आपको 10 राउटर देने हैं, 50 स्विच देने हैं, 100 PC देने हैं, एक दो सर्वर देने हैं। ठीक है, आपको लैपटॉप देने हैं, आपको मल्टीपल डिवाइसेस देनी है। मान लो मुझे ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी थी, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपको ये मल्टीपल डिवाइसेस क्या करने हैं, उनको खरीद के देने हैं, जिससे वो क्या कर सकता है, प्रैक्टिकल कर पाएंगे, और आपको ये रैक बना के पूरी उनको देनी है। अब मैंने क्या सोचा कि अगर मैं ये सारे डिवाइसेस खरीदने बैठूंगा, तो आप सोचो मुझे क्या क्या खरीदना पड़ेगा। मुझे सबके लिए मॉनिटर खरीदने पड़ेंगे, है ना, या तो सबके लिए लैपटॉप लेने पड़ेंगे, सबके लिए, मतलब अलग से रैम होनी चाहिए उसमें अच्छी। ठीक है, उसमें अलग से आपके ग्राफिक कार्ड होने चाहिए, जनरेशन अच्छी होनी चाहिए, राउटर अच्छा होना चाहिए, स्विचेस होने चाहिए, फायरवॉल वगैरह अगर मुझे पढ़ाना पड़ गया सिक्योरिटी तो फायरवॉल होना चाहिए, WLC होना चाहिए, लाइट वेट AP होना चाहिए। मतलब अगर मुझे CCNA कराना है तो CCNA के लिए मल्टीपल डिवाइसेस मुझे खरीदनी पड़ेगी, और एक बच्चे के लिए मैंने डिवाइस खरीदी तो चलो ठीक है। अब मुझे यहाँ पे 100 बच्चों के लिए क्या करना है, डिवाइसेस खरीदनी और सबको पढ़ाना है।
मान लो मैंने उनसे पैसा लिया, मैंने उनको पढ़ाया बढ़ाया और आपका कोर्स आज कंप्लीट हो रहा है। तो जब आज आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा है तो आप डिवाइस तो मेरे पास रखे रहेंगे, मैं उन डिवाइस का क्या करूँगा? मतलब अगर कंपनी में जो प्रोजेक्ट आया था वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, अब प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद मैं डिवाइस का क्या करूँ? डिवाइस मुझे वापस बेचने पड़ेंगे। तो जिस प्राइस पे मैंने डिवाइस परचेज किए थे, क्या उसी डिवाइस में उसी प्राइस में क्या मैं उस डिवाइस को वापस बेच सकता हूँ? मान लो मैंने डिवाइसेस जितने के भी खरीदे थे, मान लो मैंने 2 लाख के खरीदे, ठीक है, तो क्या 2 लाख का डिवाइस मैं वापस उसको जब वापस करूंगा रिटर्न, तो क्या मुझे वो 2 लाख रुपए पूरे दे देगा? नहीं होता ना। हमें क्या होता है, 50% पैसा ही मिलता है और 50% पैसा नहीं मिलता, यही होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो डिवाइसेस मैं खरीद रहा हूँ जब मैं उनको रिटर्न कर रहा हूँ तो मुझे उतना पैसा नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे मुझे एक आइडिया आया, तो हम क्या कर सकते हैं, हम वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वर्चुअलाइजेशन। अब देखो क्या करा मैंने, इतने सारे मल्टीपल डिवाइस खरीदने की जगह मैंने क्या करा, मैंने एक सर्वर खरीद लिया। क्या खरीद लिया? कौन सा सर्वर? EXI सर्वर होता है। जैसे आपको पता है मेरे लैपटॉप में क्या पड़ा है, VMware। VMware जो मेरे लैपटॉप में पड़ा है उसमें मैंने मल्टीपल डिवाइसेस क्या कर रखी है, यूज़ कर रखी है। मैंने ईवी यूज़ कर रखा है, मैंने GNS यूज़ कर रखा है, मैंने विंडोज सर्वर डाल रखा है। अगर मुझे उसमें 48 पढ़ना है तो मैं 48 की इमेज डाल सकता हूँ, पोलो अल्टो पढ़ना है तो पोलो अल्टो की भी डाल सकता हूँ। मतलब मेरे पास जो सर्वर का जो स्टोरेज है, उस सर्वर के स्टोरेज में मैंने वर्चुअल डिवाइसेस क्रिएट कर रखी है और वर्चुअल डिवाइसेस की मदद से मैं स्टूडेंट्स को टाइम स्लॉट दे देता हूँ। जैसे आप 10 लोग हो, तो मैंने क्या करा, सबके लिए 2-2 घंटे डिवाइड कर दिए कि भाई 8 से 10 ये पढ़ेगा, 10 से 12 ये पढ़ेगा, 12 से 2 ये पढ़ेगा और 3 से 5 ये पढ़ेगा। मतलब मैंने क्या करा, एक सर्वर खरीदा और सर्वर में मैंने क्या करा, वर्चुअली डिवाइसेस को क्या कर दिया, इनहेरिट कर दिया या इंस्टॉल कर दिया। आप मान लो इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। जैसे आप समझो मैंने यहाँ पे VMware डाल रखा है, ये ये VMware है। अब VMware में आप देखो मल्टीपल डिवाइसेस यहाँ पड़ी हुई है। वैसे मैंने क्या करा, जो हमारे सर्वर्स होते हैं, सर्वर पे आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल वर्चुअल डिवाइसेस क्रिएट कर सकते हो। वर्चुअल डिवाइसेस क्रिएट करके आप क्या कर सकते हो, अपना काम कर सकते हो, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं। वर्चुअलाइजेशन की मदद से आप सर्वर पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स रन करा सकते हो, मल्टीपल डिवाइसेस को इंस्टॉल करा सकते हो, जिससे आपको अलग अलग डिवाइसेस को खरीद करके पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? तो यहाँ क्या लिखा है, वर्चुअलाइजेशन व्हेन डिवाइस इज डिप्लॉय ऑन द सर्वर और नीड अ हार्डवेयर डिवाइस फॉर दैट। आपको हार्डवेयर डिवाइस खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, सर्वर पे डिप्लॉय कर सकते हो। तो सर्वर पे आपको पता होना चाहिए कि क्या रैम है, क्या हार्ड ड्राइव है, कितने आप CPU वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो वो सारा आपको स्टोरेज, आप जैसे आप लैपटॉप ले रहे हो तो लैपटॉप लेते समय आपको पता होना चाहिए ना कि लैपटॉप में कितनी रैम है, कितना ग्राफिक कार्ड है, क्या प्रोसेसर है, कितने CPUs वगैरह है। तो ऐसे जब भी आप राउटर मतलब सर्वर खरीदते हो तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह आपको पहले से पता होनी चाहिए। फिर उस सर्वर पे आप क्या कर सकते हो, वर्चुअली डिवाइसेस को डिप्लॉय करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो हाइपरविजर मल्टीपल आते हैं आपके, VMware हो गया, vSphere हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का भी आता है, मल्टीपल होते हैं, ठीक है। ठीक, इसके बाद हाँ मैम, हाँ, क्लाउड पे भी हम क्या कर सकते हैं, क्लाउड पे मल्टीपल सर्वर्स बना सकते हैं और उसके ऊपर अपने डिवाइसेस को डिप्लॉय कर सकते हैं पूरी तरह। बिल्कुल मैम, सारा क्लाउड पे काम करता है जितना भी, जैसे जीमेल है। अब जीमेल आपको 15 GB स्टोरेज देता है, आप अपना जितना भी डेटा वगैरह वो वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो ना। ऐसे ही एयरटेल हो गया, BSNL हो गया, जियो हो गया, मल्टीपल क्या करते हैं इनको, ये मल्टीपल इतने सारे वो थोड़ी ना खरीदते हैं, मतलब हार्डवेयर वगैरह थोड़ी ना खरीदते हैं। ये क्या करते हैं, सर्वर पे स्टोरेज ले लेते हैं और वहाँ पे वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करा के आपको स्टोरेज दे देते हैं।
AWS भी हो गया, क्लाउड हो गया AWS का, वो भी करता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आया वर्चुअलाइजेशन का। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ऑटोमेशन की। देखो, ऑटोमेशन और प्रोग्रामेबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेशन में क्या होता है, ऑटोमेशन में जहाँ पे हमें कॉन्फ़िगरेशन अपने आप करनी होती है। ठीक है, अब हमें ऑटोमेशन की नीड क्यों पड़ी, सबसे पहले तो हम बात ये करते हैं। देखो, अब एक बात बताओ, ट्रेडिशनल नेटवर्क जो हमारा था, मतलब जो हमारा पुराना नेटवर्क था, उसमें क्या प्रॉब्लम थी, तो हम बात करते हैं। जो हमारा ट्रेडिशनल नेटवर्क था उसमें क्या हुआ, हमने कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करी, और कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते थे, कॉन्फ़िगरेशन में हमें बहुत सारी मिस कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। जैसे आप प्रैक्टिकल करते हो, तो प्रैक्टिकल करते समय आपसे बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है ना, तो आप भी क्या करते हो, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह चेक करते हो, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पाता तो आप मेरे पास लेके आते हो, है ना। ऐसे ही क्या होता है कंपनी में भी, अगर आप कोई इंजीनियर हायर करते हो, इंजीनियर से कोई गलती हो जाती है, तो वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कौन करता है, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह इंजीनियर्स करते हैं। उनसे कोई गलती हो जाती है तो वो किसके पास जाते हैं, L2 के पास या L3 वालों के पास जाते हैं। अगर L2 और L3 वाले भी सॉल्व नहीं कर पाते तो वो कॉन्फ़िगरेशन के लिए किसके पास जाते हैं, जो भी वेंडर होता है उस वेंडर के पास जाते हैं। ठीक है, अब अगर आप कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर रहे हो तो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करने के लिए आपको एक अच्छा टीम चाहिए, जिसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, है ना। जब आप पैसे खर्च करोगे तभी तो कंपनी में अच्छे इंजीनियर्स आएंगे, क्योंकि उन्हें भी सैलरी चाहिए। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको अच्छे-अच्छे डिवाइसेस खरीदने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। एक अच्छी टीम बनानी पड़ेगी जिसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, देखो, जो भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हम कर रहे थे, तो कॉन्फ़िगरेशन करने में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। ठीक है, मान लो अगर हम गलत कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और अगर कहीं बग आ गया, कहीं हम फंस गए, तो वहाँ पे क्या होता है, हमें सिस्को की तरफ क्या करना पड़ता है, टिकट जनरेट करनी पड़ती है। ठीक है, और सिस्को क्या करता है, हमें एक इंजीनियर एलोकेट करके देता है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर सकते हैं। ठीक, पर यहाँ पे क्या हो रहा था, सिस्को ने देखा कि भाई लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे मिस कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे इंजीनियर एलोकेट करने पड़ रहे हैं। अब जैसे आप सब हो, आप 10 लोग हैं, आप 10 लोग की कंपनी है, अब आप सब कॉन्फ़िगरेशन गलत कर रहे हो तो आप सबको कॉन्फ़िगरेशन के लिए मुझे अलॉट कर रखा है ना, कि मुझे, मेरा काम है आप सबको देखना। अब मान लो ऐसे अभी 10-15 लोग हैं तो मैं देख लूंगा, पर ऐसे 5,000 6,000 लोग आ गए मेरे पास, सर मेरी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो, मेरी चेक कर लो, तो मेरे पास जो काम है वो बढ़ जाएगा ना। तो सिस्को ने क्या कहा, सिस्को ने बोला एक काम करते हैं, हम नेटवर्क में क्या लाएंगे, ऑटोमेशन लाएंगे। ऑटोमेशन की मदद से अब सारी कॉन्फ़िगरेशन हमें नहीं करके किस पे करनी पड़ेगी, हमें एक डिवाइस पे करनी पड़ेगी, और वो डिवाइस क्या करेगा, आपके डिवाइसेस के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन थ्रो कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट था वो राउटर और स्विच पे ना करके हम किसी ऐसी डिवाइस पे करेंगे, और वो डिवाइस क्या करेगा, आपके राउटर पे और स्विचेस पे जो भी कमांड आप चलाते हो, वो सारी कमांड अब उस डिवाइस पे चलेगी, और वो डिवाइस आपके राउटर के इंटरफेस पे आईपी देगा। वो डिवाइस ही क्या करेगा, सारा काम खुद से कॉन्फ़िगर करके देगा, आपको कॉन्फ़िगर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कंट्रोल पेन मैंने आपको बता रखा है, द ट्रैफिक विच इज सेंड बिटवीन डिवाइस टू डिवाइस, उसको कंट्रोल पेन कहते हैं। मल्टीपल प्रोटोकॉल्स वहाँ काम करते हैं जो आपके बेस्ट पार्ट फाइंड करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। डेटा प्लेन क्या होता है, द ट्रैफिक जो कि आपका होस्ट टू होस्ट या होस्ट से सर्वर तक जाता है, उसको डेटा प्लेन कहते हैं। और मैनेजमेंट प्लेन क्या होता है, जो ट्रैफिक आपको मैनेज करने के लिए यूज होता है, टेलनेट, एसएसएच, टीएफटीपी, एसएनएमपी। ठीक है, अब ये कंट्रोल प्लेन है, ये मैनेजमेंट प्लेन, और ये क्या है, डेटा प्लेन। कंट्रोल प्लेन में आपकी राउटिंग टेबल होती है, सॉरी, कंट्रोल प्लेन में क्या होता है, राउटिंग टेबल, जिसको क्या बोलते हैं, रिप। और आपका जो एंड यूजर होता है, जहाँ से आपका डेटा प्लेन का ट्रैफिक जाता है, उसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, फिब, या फिर आप उसको सब बोल सकते हो, जहाँ से डेटा प्लेन का ट्रैफिक जाता है। कंट्रोल प्लेन और आपके डेटा प्लेन को कम्युनिकेट कराने के लिए बीच में क्या यूज होता है, फैब्रिक। ठीक है, फैब्रिक क्या करता है, आपका कम्युनिकेशन कराता है आपके हार्डवेयर के बीच और आपके सॉफ्टवेयर के बीच। ठीक है, देखो, मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया भाई ऑटोमेशन इसलिए आया क्योंकि जितने भी आपके राउटर थे, स्विच थे, और जो फायरवॉल थे, उस पर कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी पड़ी थी।
जब आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ी थी तो आप वहाँ पे मिस कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, जिसकी वजह से सिस्को में क्या कर रहे थे, हमको टिकट जनरेट करनी पड़ी थी और सिस्को हमको इंजीनियर एलोकेट कर रहा था। ठीक है। अब सिस्को ने क्या कहा, सिस्को ने सोचा देखो पहली बात, ये कोई डिवाइस है, अब डिवाइस के पास ये कंट्रोल पेन है, ये क्या है, कंट्रोल पेन में आपकी क्या होती है, रिब। रिब मतलब क्या होता है, ये आपका क्या है, डेटा प्लेन, जहाँ पे रिब की कॉपी आती है क्या, फिब, और इसको हम क्या बोलते हैं, सेप, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। आप एनपी में जाओगे तो इसकी एक अलग से क्लास होती है। ठीक है। अब यहाँ पे मान लो ये इंटरफेस है आपका FA0/0, और ये क्या है, जितना भी डेटा है वो डेटा प्लेन के पास आ रहा है, डेटा प्लेन से चला जा रहा है। ठीक है। अगर डेटा प्लेन के पास एंट्री नहीं होती तो डेटा किसके पास जाता है, कंट्रोल प्लेन, और कंट्रोल प्लेन से होता हुआ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे उन्होंने बोला एक काम करो, हम डिवाइसेस से क्या ले लेते हैं, हम जितने भी राउटर हैं, स्विच हैं, फायरवॉल हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं, इन सबसे कंट्रोल पेन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कंट्रोल पेन। तो डिवाइसेस के पास अब क्या बच गया, खाली डेटा प्लेन। डिवाइसेस के पास अब क्या खाली क्या बच गया, डेटा प्लेन। मतलब अब डिवाइसेस के पास खाली डेटा प्लेन है। डेटा प्लेन की मदद से डिवाइसेस क्या कर सकती हैं, खाली कॉन्फ़िगरेशन को मतलब एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज करा सकती है। ठीक है। पर अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जिसका नाम क्या है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कंट्रोल पेन एंड मैनेज प्लेन इज मैनेज बाय कंट्रोलर। अब एक नई डिवाइस है जिसका नाम क्या है, कंट्रोलर। अब कंट्रोलर क्या करेगा, आपकी डिवाइसेस के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन थ्रो कराएगा। कंट्रोल पेन अब आपके डिवाइसेस के पास नहीं होगा, मतलब राउटिंग टेबल जो थी आपका, जो कंट्रोल पेन था, वो आपकी डिवाइस से वो क्या करेगा, छीन लेगा। मतलब जितना भी कॉन्फ़िगरेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है या टी-सूट का काम है, ये काम अब आपकी डिवाइसेस के ऊपर नहीं होगा। ये एक अलग से डिवाइस आएगी जिसका नाम क्या है, कंट्रोलर, और कंट्रोलर ही क्या करेगा, आपकी डिवाइसेस में कॉन्फ़िगरेशन थ्रो कराएगा। और इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। तीन तरह के नेटवर्क होते हैं, एक हमारा एंटरप्राइज नेटवर्क होता है जहाँ पे लैन और कैन होता है, एक हमारा वाइड एरिया नेटवर्क होता है वैन, और एक कौन सा होता है, डेटा सेंटर। ठीक है। अगर हम एसडीएन की बात करते हैं तो एसडीएन हमारा तीन पार्ट में डिवाइड है। पहला है एसडीए, सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस। ठीक है। जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। और सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क जो है हमारा, उसको इंटरप्राइज नेटवर्क में हम क्या बोलते हैं, एसडीए, सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस। अगर आप वैन में जाते हो तो वैन में हम उसको क्या बोलते हैं, एसडी वैन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वैन। और अगर आप डेटा सेंटर में जाते हो तो डेटा सेंटर में हम उसको क्या बोलते हैं, एसीआई, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। कितना समझ में आ गया। ठीक है। अब जो हमारा एस डी ए है, एस डी ए हम कहाँ यूज़ करते हैं, इंटरप्राइज नेटवर्क में। इंटरप्राइज नेटवर्क में जो टेक्नोलॉजी है हमारी सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस, वहाँ पे जो कंट्रोलर है, उस कंट्रोलर का नाम क्या है, डीएनए, डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर। ठीक है। अगर हमारा एस डी वैन है, एस डी वैन में जो कंट्रोलर है वो है, एक है वी मैनेज, एक है वी बॉन्ड, एक है वी स्मार्ट। वी मैनेज आपका कॉन्फ़िगरेशन वगैरह का काम करता है, मैनेज करता है, टी शूट करता है। ठीक है। ऑथेंटिकेशन का काम आपका वी बॉन्ड करता है, और जो कंट्रोल पेन है, जो राउट्स वगैरह शेयर करने हैं, वो कौन करता है, वी स्मार्ट। ठीक है। एसीआई में एक ही कंट्रोलर होता है जो होता है एपिक, एप्लीकेशन पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल। ठीक है। चलो अब मैं इसके ये जो आगे मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये समझा देता हूँ आपको। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका डीएनए है। ठीक है। अगर आपको डीएनए देखना है मैं तो आपको डीएनए दिखा देता हूँ।
मतलब रियल मतलब रियल डिवाइस डीएनए कैसे दिखता है? अरे भाई, ये आपका डीएनए, ये जो आप देख रहे हो ये सिस्को डीएनए, ये डिवाइस जो है, ये डिवाइस आपका डीएनए, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये डीएनए, डीएनए कनेक्टेड है आपके, ये जितने जो एसएस दिख रहा है ये स्विच है, ठीक है। स्विच के बाद ये नीचे आपके स्विच है, ये आपका राउटर है, ठीक। तो जो डीएनए से आपके डिवाइसेस के बीच कनेक्टिविटी होती है, ये अंडरले नेटवर्क बनता है। और जो डीएनए डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन थ्रू कराता है वो कैसे नेटवर्क होता है, ओवरले नेटवर्क। मतलब ये आपका जो अंडरले नेटवर्क है वो आपका इंटरनल कनेक्टिविटी देता है, और ओवरले नेटवर्क आपको एक्सटर्नल कनेक्टिविटी देता है। इंटरनल कनेक्टिविटी से डीएनए से कनेक्टिविटी बनती है, और ओवरले नेटवर्क से आपका डीएनए कॉन्फ़िगरेशन थ्रू कराता है किसके ऊपर, डिवाइसेस के ऊपर। ये देखो, ये डीएनए, ये आपका स्विच है, ये स्विच है, ये स्विच है, ये टू टायर आर्किटेक्चर बन रहा है। और इन्होंने बता रखा है कि जो आपका ये लेयर टू नेटवर्क था ना, लेयर टू नेटवर्क को धीरे धीरे यूज़ करना बंद कर दिया, क्योंकि लेयर टू नेटवर्क में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। तो हम लेयर टू नेटवर्क ना यूज़ करके ये पूरा लेयर थ्री नेटवर्क यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, आईपी वगैरह दे रखी है, तो ये पूरा आपका लेयर थ्री नेटवर्क होगा, लेयर टू नेटवर्क नहीं होगा, जिसकी मदद से आपका डीएनए एंड डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकता है, ठीक। सिस्को ने सबसे पहले, अगर हम नॉन सिस्को की बात करते हैं, तो नॉन सिस्को ने सबसे पहले डिवाइस लाया था ओपन डे लाइट कंट्रोलर, जिसको बाद में हमने प्राइम बोलते हैं, और प्राइम ही उसको को बाद में क्या बोला, एपिक ईएम, और उसको बाद में क्या बोला, डीएनए, ठीक है। एपिक एप्लीकेशन प्रोबेबिलिटी इंटरफेस, एपीआई इज यूज्ड टू एक्सचेंज डेटा बिटवीन एप्लीकेशन। मतलब आपका एप्लीकेशन, आपका कंट्रोलर और आपके डिवाइसेस के बीच कॉन्फ़िगरेशन थ्रो कराने का काम कौन करता है, एपिक। एक होता है साउथ बाउंड इंटरफेस, एक होता है नॉर्थ बाउंड इंटरफेस। व्हेन डीएनए गिव इंफॉर्मेशन टू द डिवाइस, मतलब मान लो ये आपका डीएनए है, डीएनए जब डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन थ्रो कराता है तो उसको बोलते हैं साउथ बाउंड एपीआई। मतलब ये जो इंटरफेस है इसको क्या बोलेंगे, साउथ बाउंड एपीआई, ठीक है। साउथ बाउंड एपीआई क्या करता है, ओपी फ्लेक्स सिस्को में यूज होता है, और जो आपका ओपन स्टैंडर्ड है वो यूज करता है ओपन फ्लो प्रोटोकॉल, जिसकी मदद से साउथ बाउंड एपीआई क्या करता है, आपके डीएनए से कॉन्फ़िगरेशन थ्रो कराता है। और जब डीएनए पे कॉन्फ़िगरेशन थ्रो करनी होती है तो वो आपका नॉर्थ बाउंड एपीआई होता है। और नॉर्थ बाउंड एपीआई क्या करता है, आपका पाइथन हो गया, या आपकी मल्टीपल प्रोटोकॉल्स, मतलब लैंग्वेज होती है, जैसे एक्सएमएल हो गई, जेसॉन हो गई, ये मल्टीपल आपकी मतलब लैंग्वेज होती है, जिसकी मदद से आपका डीएनए के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन थ्रो होता है। देख रहे हो, डीएनए का जीयूआई आता है, और ये सब जावा वगैरह यूज करके स्क्रिप्ट बनती है, जिसके ऊपर से आपका डीएनए कॉन्फ़िगर होता है, ठीक। यहाँ पे एक चीज होती है लिप्स और वीलैन। लिप्स क्या करता है, ये आपका होता है लोकेटर एंड आइडेंटिफाई स्पेक्ट्रल प्रोटोकॉल, और वीएक्सलैन होता है वर्चुअल एक्सटर्नल लैन, ठीक है। यहाँ पे ये लेयर थ्री नहीं होता, ये खाली लेयर टू होता है, वीएक्सलैन खाली लेयर टू पे काम करता है। और जो आपका लिप्स होता है ये आपका लेयर टू और लेयर थ्री इंकैप्सुलेशन में हेल्प करता है। देखो,
ये डीएनए, ठीक है। डीएनए से आपके डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, और डिवाइसेस से आपका राउटर हो गया, आपका स्विच हो गया, आपका फायरवॉल हो गया, आपका डब्ल्यूएलसी हो गया। तो ये आपका ओवरले नेटवर्क बनता है। ओवरले नेटवर्क आपका जो बनता है, ये बनता है साउथ बाउंड एपीआई से। और जो अंडरले नेटवर्क है, मतलब ये जो आपका इंटरनल कनेक्टिविटी है, वो साउथ बाउंड एपीआई बना देगा, ओवरले। ये जो नेटवर्क अंदर जा रहा है, इंटरनल नेटवर्क, उसको हम बोलते हैं क्या? ओवरले हो गया, अंडरले। ये ओवरले, ये अंडरले। डीएनए को जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, देखो डीएनए पे कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, तभी तो डीएनए थ्रू कराएगा कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन थ्रू होती है, इसको बोलते हैं नॉर्थ बाउंड एपीआई। और नॉर्थ बाउंड एपीआई क्या करता है? आपके पाइथन, या आपका एक्सएमएल, या आपका जेसॉन, ये मल्टीपल आपकी क्या होती है, लैंग्वेज होती है, कोडिंग्स होती है, जिनकी मदद से आपको स्क्रिप्ट बना के डीएनए के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, ठीक है। अब सर क्या हमें पाइथन पढ़नी पड़ेगी, या एक्सएमएल और जेसॉन पढ़नी पड़ेगी? देखिए, नेटवर्किंग से रिलेटेड आपको पूरी कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि आपको पूरी पाइथन पढ़नी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको बस बेसिक पढ़ना है, कि आपके पास अगर कोई स्क्रिप्ट आती है तो वो स्क्रिप्ट आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है। आपको क्या करना है, मतलब आपको इतना पढ़ लेना है कि आपको बस बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक अगर आपको पता है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह थ्रो करा सकते हो। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो मैंने आपको क्या बता दिया? मैंने आपको बता दिया कि भाई डेटा प्लेन, कंट्रोल प्लेन क्या होता है, टू टायर और थ्री टायर आर्किटेक्चर क्या होता है, ठीक है। स्पाइन लीफ क्या होता है? स्पाइन लीफ का मतलब होता है कि आपका एक हब होता है, और मल्टीपल आपके क्या होते हैं, स्पोक। या तो कह लो ये हेड ऑफिस हो गया, और ये ब्रांचेस हो गई। इसको बोलते हैं स्पाइन। आपको हब नहीं है, ये हब और स्पोक आर्किटेक्चर है, ठीक है। स्पाइन और ये आपकी क्या होते हैं, लीफ। जहाँ पे हम डीएमबी पिन वगैरह कॉन्फ़िगर करते हैं, जैसे मैंने आपको जीआरई पढ़ाया था वैसे ही। तो आपको पता चला होगा थोड़ा बहुत आइडिया। देखो, आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया पता चला होगा कि भाई एसीआई एपीआई का नाम आपने सुना, ठीक है। डीएनए क्या होता है, वीएक्स लाइन आपका, जैसे वीलान होती थी, वीलान लेयर 2 में यूज करते थे ना फिल्टरिंग के लिए। तो धीरे धीरे वीलान जो हो गई ना, वो कम पड़ गई। तो वीलान की जगह फिर हम क्या यूज करने लगे, वीएक्स लाइन। वीएक्स लाइन क्या करता है आपको, वीलान आपकी 12 बिट की होती है, और वीएक्स लाइन आपका शायद, मैं याद नहीं है, मैं आपको देख के बता देता हूँ। हाँ हाँ, ये बात तो है। हाँ, वीएक्स लाइन ना आपका होता है 24 बिट का, ठीक है। वीलान आपकी 12 बिट की होती थी, जो हम पहले यूज करते थे। अब हम क्या यूज करते हैं, वीएक्स लाइन, जो आपका 24 बिट का होता है, ठीक है। अगर आप ना एनपी की बुक में चले जाओगे थोड़ा सा, तो एनपी की बुक में आपको अच्छे से दे रखा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। इनको एनआरसी, बट अभी आपको सीसीएनए में जितना मैंने बताया उतनी नॉलेज होनी चाहिए, बस आपको नाम पता होना चाहिए। बाकी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ।
सब एरिया का है इसमें, फॉरवर्डिंग लेयर टू लेयर थ्री सर्विसेज, तो ये आ गया ना, ये देखो एसडीएन दे रखा है, नीचे जाओ, क्या दिखा तो अच्छी बात है, अब नहीं दिखा तो अपने इसमें। ये देखिए, ये ना जो डीएनए है, अब ये डीएनए में बता रखा है, तो ये जो आपका डीएनए है ना, सॉफ्टवेयर डिफाइन एक्सेस, यहाँ पे ये डीएनए सेंटर है, तो डीएनए सेंटर में यहाँ पे जो नेटवर्क लेयर दिख रहा है, तो नेटवर्क लेयर में आपका यहाँ पे यूज होता है लिप्स और वीएक्सलैन। लिप्स आपका लेयर 3 में इंकैप्सुलेट कराता है और वीएक्सलैन आपका लेयर 2 में इंकैप्सुलेट कराता है। ठीक है, ये मुझे आपको डायग्राम दिखाना था कि जितने भी डिवाइसेस है, ये सारे डिवाइसेस है, वायरलेस कंट्रोलर हो गया, सिस्को डीएनए सेंटर हो गया, आइस हो गया, फिजिकल लेयर पे कनेक्टिविटी होगी इन सब डिवाइसेस की। ये आपका नेटवर्क लेयर हो गया, नेटवर्क लेयर में आपका लिप्स, वीएक्सलैन और सीएसटी आता है। सीएसटी आपके सिक्योरिटी में यूज़ होता है। सीएसटी आपके आईज को ऑथेंटिकेट कराएगा और लिप्स और वीएक्सलैन यहाँ पे एनसीपी और एनडीपी को। ठीक है, और ऊपर आपका ये डीएनए हो गया, यहाँ पे आप पॉलिसी वगैरह कन्फिगर कर सकते हो। ठीक है, तो ये देख लेना आप। ठीक, इसके बाद देखो आपका इतना मैंने ये बता दिया। ठीक, इसके बाद अगर हम क्लाउड की बात करते हैं, तो क्लाउड भी आपका जो ये दे रखा IAS, SAAS और PASS। ठीक है, इसके बारे में आपको देखना है तो आप बुक में देख लेना, कि इसके बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है क्लाउड के बारे में। ठीक है, ये वाला पॉइंट बस आप बुक में चेक कर लेना या पढ़ लेना, बाकी ये सारा सिलेबस मैंने आपको कवर करा दिया। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है? जी नहीं, इतना ही सिलेबस था आपका। हाँ, जितना जितना सिलेबस मैंने आपको बताया, इतना ही सिलेबस था आपके एनपी के इसमें वर्ग, मतलब ये आपका डिवाइस प्लान में। ठीक है, जिसमें से क्लाउड छोड़ के बाकी मैंने आपको ये पूरा करा दिया। तो मैम ऑफलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट्स के पास तो सारी वीडियोस होंगी, बाकी या फिर आपका ये जो टेलीग्राम वाला ग्रुप है ना, इस टेलीग्राम वाले ग्रुप में स्टार्टिंग से लेकर सारी वीडियो मैंने डाल रखी है, जितनी भी कंटेंट हमने शेयर किया है, ये सारा कंटेंट इस वाले ग्रुप में पड़ा हुआ है। अ, अब आप, मुझे नहीं पता आप कहाँ पर ऐड हुए थे यहाँ पे, लोग तो ऐड ही होते जा रहे हैं। हाँ तो देखिए, ऑफलाइन स्टूडेंट के पास तो सारी वीडियो होंगी, और मेरे पास भी जहाँ तक वीडियो है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमने एरिया कौन सा यूज़ कर लिया, 200, और यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया, मान लो एरिया 0, यहाँ पे 100 ही ले लेते हैं। नहीं, एक मिनट जाना, 100 200, और एरिया यहाँ पे हमें वैसे बनाना पड़ेगा, ए बी आर लाना पड़ेगा, एरिया 0, एरिया 100 और एरिया 200। ठीक है, अब आप ये देखो, मान लो अगर यहाँ पे एरिया 1 है, तो एरिया 1 और एरिया 100 आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं ना, क्योंकि बीच में क्या है, एरिया 0, और ये क्या है हमारा है, ए बी आर। समझ में आ गया? एबीआर की मदद से एरिया 1 के पास जो भी राउट होगा, वो एरिया 0 में क्या कर देगा, 100 में क्या कर देगा, प्रोपेगेट कर देगा। पर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये 100 और 200 है, तो 100 और 200 में आपस में कनेक्टिविटी नहीं हो सकती, क्योंकि इनके बीच कोई भी एबीआर नहीं है। सुन रहा है? तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया 0 से क्या करना पड़ेगा, ये R3 को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या बनाओगे, एक
वर्चुअल लिंक। वर्चुअल लिंक की मदद से क्या करोगे, R2 से एक्सटेंड होगा R3, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ABR। जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, R2 को R3 की राउटर आईडी बतानी पड़ेगी, R3 को R2 की। आप कमांड कैसे लाओगे, एरिया 100 वर्चुअल लिंक और R3 की राउटर आईडी। यहाँ पे कैसे लाओगे, एरिया 100 वर्चुअल लिंक और R2 की राउटर आईडी, जिससे R2 और R3 के बीच वर्चुअल लिंक बन जाएगा और ये सारे राउट इधर आ जाएंगे और इधर से सारे राउट इधर आ जाएंगे। ठीक है अरुण सर? ठीक। और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। भाई एक टोपोलॉजी में वैसे तो हम हमेशा एक ही एरिया जीरो रखते हैं, ठीक है, पर अगर हमें क्या हुआ, हमें रिडंडेंट पाथ चाहिए, मतलब हमें एक से ज़्यादा रास्ते चाहिए, तो अगर मान लो एक हमारा ABR डाउन चला गया तो फिर हमारा कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाएगी ना, तो वहाँ पे रिडंडेंट पाथ के लिए, मतलब बैकअप के लिए हम एक से ज़्यादा एरिया जीरो रख सकते हैं। हाँ और पूछिए। ठीक है, अगर आपकी कोई डाउट नहीं है तो आज हम ये सेशन यही ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट रुक जाना, मुझे ज़रा एक स्क्रीन फ़ोटो लेनी थी यहाँ पे अटेंडेंस के लिए आप लोगों की। तो मैं एक फ़ोटो क्लिक करके मैनेजमेंट को भेज दूँगा कि इतने लोग प्रेजेंट थे, और आपको मैं एक लिंक ड्रॉप कर दूँगा ग्रुप में, ठीक है, जिसमें आप अपना फीडबैक देख सकते हैं NB से रिलेटेड, या आपको ट्रेनिंग कैसी लगी। अगर आपका मन है देने का तो आप रिव्यू दे सकते हैं, अगर मन नहीं है तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक। ठीक है, आपको अगर मतलब देखना है कि कैसा रिव्यू क्या देना है, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो, नीचे बच्चों ने और भी रिव्यूज़ दे रखे हैं। ठीक है, तो अगर आप रिव्यू देना तो मुझे एक बार उसका स्क्रीनशॉट कैप्चर करके दे देना। ठीक है, बाकी थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, बाय, थैंक यू। मैं सारे आपको जो भी चाहिए ना, आप मुझे एक बार मैसेज कर दो, सर ये चीज़ें सेंड कर दो, मैं सारी सेंड कर दूंगा। GRE के बाद वाले, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ ना, आपको CCNA की PDF दे देता हूँ जिसमें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सारे नोट्स हैं, ठीक है। ठीक है जी, आप फोल्डर दे देता हूँ उठा के मैं आपको, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल सर, अगर मैं कुछ भूल जाता हूँ तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं तब दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू। गुड नाइट भाई। CCNA की PDF क्रिएट करनी पड़ेगी लग रहा है मुझे, तो पहले इनको टास्क दे देता हूँ। CCNA में जाके CCNA लैब इंटरनेट स्विच लैब, सॉरी कंट्रोल है, इसको सारे प्रैक्टिकल से तो उठा के कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सर।